हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे और अपनी एग्जामिनेशन को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के काफी अवेयर होगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढंग का जरूर कर रहे होगे। दोस्त, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे कि हमारा बीए सेकेंड ईयर की सोशियोलॉजी का एग्जाम है। फर्स्ट पेपर का एग्जाम आज हो गया हमारा। सेकंड पेपर का हमें बताओ कि हम किन टॉपिक्स को तैयार करके जाएं जिससे कि हम इजिली पूरा कवर कर सकें, कोई भी एग्जाम में आ रहा है। तो मैं आज आपको केवल 3 टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं। केवल 3 टॉपिक्स अगर आपने ये तैयार कर लिया ना, तो आप 100% एक अच्छा नंबर लिख करके आओगे। आप 100% अपने आप से निराश नहीं होगे कि तुमको कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर का नहीं आता है, क्योंकि पेपर में आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। दोस्त, अभी मैंने पेपर जो आपको दिखाया हुआ है, पेपर में आपके पास पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी रहेगा। कैसा रहेगा पेपर, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर के देख सकते हो कि पेपर आपका कैसा पूछा जाएगा। ओके, तो आपका पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। वो पहले भी कंपलसरी था, अभी भी कंपलसरी है। सेकंड जो सेक्शन ए होता है उसमें पहले 4 क्वेश्चन दिया जाता था, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना था। तो आपके पास 2 करना ही करना था आपको, और 2 छोड़ सकते थे आप। अभी आपके पास सेकंड जो सेक्शन ए है उसमें 4 क्वेश्चन तो है, लेकिन अब केवल 1 करना है। अब आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, इन चारों में से कोई भी आप 1 कर सकते हो। तो इतना टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूं जिससे कि मतलब चारों आप कर पाओगे, बट इतने कैपेबल तो रहोगे कि आप एक तो 100% अच्छे तरीके से कर पाओगे। ओके, इसी तरह से सेक्शन बी में भी आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपके जो एग्जाम में गाड़ी जिनकी लगी हुई हो, जो आपके क्लास के संरक्षक हो, उन्होंने ये चीज ना बताई हो आपको, तो ये चीजें आप ध्यान रखो और समझ करके जाओगे, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आओ मैं आपको बीए सेकेंड ईयर की सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर में क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखो, 3 टॉपिक्स में मैंने इसको डिसाइड किया हुआ है कि बस इतना अगर आप पढ़ ले रहे हो, आप 100% एक बहुत बेहतरीन नंबर लेकर के आने वाले हो। दोस्त, तो देखो ध्यान से, 3 टॉपिक्स में मैंने डिसाइड किया हुआ है। देखो ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है आपका क्या, सामाजिक विघटन। समझो ध्यान से, सामाजिक मतलब क्या हुआ, समाज। सामाजिक मतलब समाज में जो चीजें हैं वो सामाजिक हैं। जो चीजें समाज में यूज हो रही हैं, समाज के काम आ रही हैं, समाज को निर्माण कर रही हैं, समाज में इंपैक्ट डाल रही हैं, वो चीजें कहलाती हैं आपका सामाजिक। और दूसरा वर्ड है आपका विघटन। विघटन, किसी चीज का टूट जाना, यानी कि जो जैसा होना चाहिए वैसा ना हो जाना, टूटना, बिखर जाना ही क्या कहलाता है, विघटन। यानी कि समाज का टूटना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विघटन। अब समाज कई तरीके से टूट सकता है दोस्त। समाज टूटने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। किस तरीके से समाज टूट सकता है, तो समाज का टूटना वो सांस्कृतिक बेस पर भी टूट सकता है, परिवार के बेस पर भी टूट सकता है, एक व्यक्ति की अपनी खुद की आइडियोलॉजी के बेस पर भी टूट सकता है। तो आपसे बेसिकली सामाजिक विघटन से क्वेश्चन पूछता है, सामाजिक विघटन क्या है, सामाजिक विघटन को परिभाषित कीजिए, विद्वानों की इस पर राय बताइए, और सामाजिक विघटन के होने के पीछे कारण और इसका परिणाम की विवेचना कीजिए। यही क्वेश्चन आपसे सिंपली ऐसा पूछेगा, सामाजिक विघटन क्या है, इसके कारण और परिणाम की व्याख्या करो। इसमें आता है सबसे पहला चीज के पारिवारिक विघटन, कि कई बार क्या होता है, परिवार विघटित हो जाते हैं। कि व्यक्ति क्या हो कि एक परिवार में 4 लोग रह रहे हों, तो 4 परिवार बनते हैं, या 4 परिवार अलग अलग रह रहे हो, उनकी आइडियोलॉजी किसी से अलग हो गई हो, उस बेस पर वो क्या हो रहा है, अलग हो जाए। यानी कि परिवार जब अलग हो जाता है तो वो कैसा विघटन कहलाएगा, पारिवारिक विघटन। यानी कि एक परिवार क्या हुआ, अलग हो गया है, तो वो कहलाता है आपका पारिवारिक विघटन, यानी परिवार का टूट जाना कहलाएगा पारिवारिक विघटन। क्वेश्चन आएगा इससे, पारिवारिक विघटन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और उद्देश्य या विशेषता बताइए, कारण या उद्देश्य की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे 20 नंबर के, जब भी क्वेश्चन पूछता है। अगला है व्यक्तिगत विघटन। व्यक्तिगत विघटन मतलब एक व्यक्ति की अपने परिवार से अलग हो जाना। वो हो सकता है एक आइडियोलॉजी के बेस पर कि वो चीजें सीख रहा हो, जिस तरह की उसके माइंडसेट हो, वो फैमिली के अदर लोगों के माइंडसेट से, या उस जो चीज वो मानते हैं, जिस संस्कृति को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं, उस आइडियोलॉजी से अलग हो, तो उस बेस पर उस पर्सन को वहां रहना पसंद ना हो, तो उस बेस पर जो अलग होता है उसको कहते हैं क्या हम, व्यक्तिगत विघटन। पूछेगा इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण हो सकते हैं आपका माइंडसेट, उसकी एजुकेशन, उसकी संगति, उसके आसपास के लोग, उसका रहन सहन, उसकी आइडियोलॉजी, उसके रीडिंग हैबिट्स, उसके समाज में लोगों से ताल्लुकात, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है और उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में बात करना। थोड़ा सा इन टॉपिक्स पे, जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ 100% मैं पहले कह दूं कि आप बीए सेकेंड ईयर की सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको पढ़ना है, आपको जानना है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस है, तो जाकर के एक बार समझ लो चीजों को, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको चीजें। सांस्कृतिक विघटन मतलब संस्कृति का विघटित हो जाना। कोई संस्कृति है, कोई आइडियोलॉजी है जिसको हम मानते हैं, एक संस्कृति है, इस तरह से एक रिलीजन है, उस रिलीजन को हम माना जा रहा है।
कोई दूसरा पर्सन अगर कहीं से पढ़ के आ गया या कुछ किसी की आइडियोलॉजी चेंज हो गई तो वो आकर के समाज में एक समाज को अलग दिशा दे दे, संस्कृति का विघटन हो जाए, संस्कृति टूट जाए, जिस तरह से पहले थी उससे अलग हो जाए, वो कहलाएगा आपका सांस्कृतिक विघटन। क्वेश्चन का पैटर्न सब में सेम रहेगा कि क्या होता है ये, इसके कारण और परिणाम की विवेचना करो। क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहने वाला है। ओके दोस्त, आओ सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है आपका क्राइम, अपराध। क्या होता है अपराध? अपराध, कोई भी अपराध होने के पीछे रीजन क्या होता है, अपराध से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि अपराध क्या है, अपराध के पीछे के कारण क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे अपराध में पूछता है। इसमें पहला टॉपिक आता है अपराध का स्वैतसेन अपराध। जनरल तो अपराध सभी होते हैं, सभी को मिला करके तो एक साथ हम अपराध कह सकते हैं, और उसमें भी टॉपिक्स कर देखें तो स्वैतसेन अपराध। श्वेत मतलब होता है सफेद, सफेद पोष अपराध कौन सा अपराध होता है? देखो समझो, जो अपराध कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो किसी गवर्नमेंट की कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई नेता हो गया, कोई अधिकारी हो गया, जिसके पास कुछ पावर्स हैं, शक्तियां हैं, जो जनता के हेल्प के लिए बनाया गया है और उसको एक पावर दिया गया है कि तुम्हारे पास ये पावर है, ये चीज तुम कर सकते हो, और वो उसका दुरुपयोग करके अपराध कर रहा हो, क्राइम कर रहा हो, घूस ले रहा हो, गलत काम कर रहा हो, तो ऐसे अपराध को कहेंगे स्वैतसेन अपराध। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में एक इज्जतदार व्यक्ति हो, समाज के लोग उसको समझते हो कि ये बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, और वो समाज में मतलब एक अलग तरीके से गलती कर रहे हो, तो वो कहलाएगा आपका स्वैतसेन अपराध। एंड बाल अपराध तो आप समझते हैं कि 18 ईयर्स से अगर बेलो कोई बच्चा है, अभी तो 16 साल हो गया है, कि उससे कम का कोई बच्चा और वो कोई अपराध करता है, कुछ भी अपराध करते वो, तो वो क्या कहलाएगा आपका बाल अपराध। कारण पूछता है और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इससे निवाद कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अपराध से रिलेटेड। ओके दोस्त, तो ये दूसरी चीज होगी। पहली हो गया समाज का बिटूटना, दूसरा क्या है क्राइम, अपराध। तीसरा टॉपिक आता है समाज में समस्याएं। समाज में समस्याएं क्या क्या है, इससे समाज में समस्याओं से रिलेटेड पूछता है कि ये सामाजिक समस्या क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इस सामाजिक समस्या को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और सामाजिक समस्या को सुधारने के लिए, इस प्रॉब्लम को के लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट ने उस पर क्या नियम लगाए हैं, क्या कानून लगाए हैं, इसके बारे में बेसिकली हमसे पूछा जाता है। जैसे इसमें पहला टॉपिक आता है आपका वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति जिसको हम दैहिक जो कह सकते हैं, पॉर्न कह सकते हो आप एक तरीके से, मतलब कि कुछ गलत काम, ऐसा शारीरिक संबंध जो कि लीगली ना हो, जो कि शादी से ना हो, वेश्यावृत्ति। आई होप समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो वेश्यावृत्ति क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी चीजें, कौन से टर्म आते हैं जो कोई भी ये काम करना नहीं चाहता है दोस्त, कि कोई पैशनेट हो अबाउट दैट कि हम इसमें काम करेंगे, इस तरह से करेंगे, अपने बॉडी को किसी के को इस तरह से दे देना, ये किसी के माइंड्स में नहीं आएगा दोस्त। कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। वो करने के पीछे कुछ ना कुछ जरूर रीजन रहा होगा, उसके फैमिली का रीजन रहा हो, या फिर समाज का रीजन रहा हो, या समाज के कुछ लोगों का रीजन रहा हो जिन्होंने उसमें उसको ढकेल दिया है। तो क्या है उसके पीछे रीजन, क्या कारण रहे, और इसका क्या निवारण है, कैसे वहां से निकला जा सकता है, कैसे आगे जीवन में कुछ अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में बात करना है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका दहेज, जो कि बहुत आम है। दहेज पर कानून है, दहेज के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, दहेज लेना क्राइम है, लेकिन आप जानते हो नॉर्मली हर कोई दहेज लेता है, हर कोई दहेज देता है, एवरीबडी नोज दैट। बट अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ओके, क्या है दहेज, क्या है इससे समस्याएं, क्या इससे समस्याएं उभरती हैं, उसमें आता है अगला समस्या घरेलू समस्या, घरेलू हिंसा। दहेज के नाम पर लड़की के साथ प्रताड़ना किया जाए, उसको खरी खोटी सुनाई जाए, या उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए, तो ये सब क्या है घरेलू हिंसा, यानी कि घर में कोई हिंसा हो रही है घर के सदस्यों के द्वारा ही, तो वो कहलाता है आपका घरेलू हिंसा। क्यों होती है घरेलू हिंसा, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इसको कैसे समाधान किया जा सकता है। घरेलू हिंसा के लिए कई सारे अधिनियम लाए गए हैं, कई सारे अधिनियम पारित किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, क्या चीजें, एवरी टॉपिक आई हैव कवर्ड। हर टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, आप जाकर के एक बार वीडियो में देख सकते हो। जो आपको इसका मिल जाएगा प्लेलिस्ट बीएससी सेकंड ईयर सोशियोलॉजी का, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक आता है निर्धनता, गरीबी। क्या है निर्धनता, क्यों होती है निर्धनता, निर्धनता के पीछे क्या रीजन है, और इसका निवारण कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह की इस माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए, इस टॉपिक में आपको ये पढ़ना है। अगला है बेरोजगारी, यानी कि हम किसी चीज के प्रति कैपेबल भी हैं फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ अभी इस टाइम पर हो रहा है कि लोग कैपेबल हैं फिर भी उनको रोजगार मिल रहा है, कुछ लिमिटेड, कुछ कम। अभी कोरोना टाइम में तो कोई
12 घंटे काम कर रहा है तो उसको केवल उसकी आधी सैलरी दी जा रही है। मतलब बेरोजगारी किस लेवल पर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या किया जाए कि बेरोजगारी समाज में कम हो सके। समाज से बेरोजगारी जैसी बहुत बड़ी बीमारी है जो जिसके बारे में हर किसी को बात करना चाहिए, लेकिन देश में बहुत कम। जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं तो इन मुद्दों को थोड़ा बहुत उठाया जाता है और फिर इनको दबा दिया जाता है, किसी अदर मुद्दे पर पार्टियां बन जाती हैं और जीत जाते हैं लोग। क्योंकि हमारा माइंड ना, हमें इंडियंस का माइंड बड़ा कोमल सा है यार, हमें कभी भी बहकाया जा सकता है। दारू की एक बोतल पर लोग बहक जाते हैं। इलेक्शंस होता है जो प्रधानी के, देखो दारू की बोतलें बढ़ती हैं, पैसे दे दिया गया, लोगों का माइंडसेट बदल गया, उनको सोचना ही नहीं है क्या होगा हमारे देश का। अगला टॉपिक है जातिवाद। इट इज द मोस्ट डेंजरियस थिंग इन द वर्ल्ड। जातिवाद, इसके नाम पर दुनिया के सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा कत्ल, सबसे ज्यादा आतंक इसी ने मचाया हुआ है, जातिवाद। रिलीजन, इट्स माई रिलीजन एंड इट इज ओनली ट्रू। केवल यही सही है, केवल यही अच्छा है, इसको सभी को मानना चाहिए। इस आइडियोलॉजी ने दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम पैदा किया है। इस आइडियोलॉजी ने दुनिया में सबसे ज्यादा क्रांति मचाई है, सबसे ज्यादा हाहाकार मचाया है, सबसे ज्यादा खून इसी आइडियोलॉजी ने बढ़ाया हुआ है। तो इस आइडियोलॉजी के पीछे रीजन क्या है और इस आइडियोलॉजी से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, एक ब्रॉड माइंड पर्सपेक्टिव हम कैसे देख सकते हैं दोस्त, ये सीखना है। इस चैप्टर को पढ़ना जरूर, मैंने जो समझाया इस चैप्टर का पूरा ब्रॉड में उसको समझना जरूर। और इसके बाद आता है आपका अगला, मादक द्रव्य व्यसन। ऐसे द्रव्य जिनको पी करके आप अपने आप को भूल जाओ, जिसको पीने के बाद आप नशे में चले जाओ, आप क्या हो, आपकी रियलिटी क्या है, आपकी लाइफ क्या है, अपने आप को आप भूल जाओ, तो वो कहलाता है मादक द्रव्य व्यसन। यानी कि जो मदिरा पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब एक तरह से अपने आप को मिटा ही देना होता है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, लोग समझ नहीं रहे चीज़ों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का यूज करना चाहिए, किस चीज़ का नहीं यूज करना चाहिए, समझ नहीं रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ी चीज़ है। अगला टॉपिक क्षेत्रवाद आता है कि हम इस क्षेत्र के हैं तो उस क्षेत्र से एक अलग सा लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। इस क्षेत्र के बाहर के लोग गलत हैं या दूसरे हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे अपने नहीं हैं। ऐसे ही तो है, एक बड़े लेवल पे क्षेत्रवाद हो जाता है, एक छोटे लेवल पे क्षेत्रवाद हो जाता है। समझ पा रहे हो, जो एक राष्ट्रीयता है ये भी अपने आप में एक क्षेत्रवाद ही तो है दोस्त। आप इंडियन हो तो आपको पाकिस्तानी से दुश्मनी करनी चाहिए या उसके प्रति जलन रखनी चाहिए। जब मैं इस आइडियोलॉजी को देखता हूं ना, खून सा खौल उठता है यार कि मतलब किस तरह, किस डायरेक्शन में हम देश को लेकर के जा रहे हैं दोस्त। आप यूथ हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और आई वांट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव दोस्त। मैं इसीलिए मेरा दूसरा चैनल जो अरशद खान ऑफिशियल है ना, मैं आपके लाइफ से रिलेटेड उस पर बात कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से आप पर्सपेक्टिव देते हो किसी चीज को सोचने के प्रति, कैसा आप सोचते हो, कैसा आप माइंडसेट यूज करते हो, उस पर बात होती है उस चैनल पर। और मैं डेली आपको BA के भी कम्युनिटी पर डेली देता हूँ कि क्या वीडियो हमने अपलोड किया है। तो जाकर के अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी आप जाकर के अरशद खान ऑफिशियल लिखोगे आपको मिल जाएंगे पेज। ओके दोस्त, तो पर्सपेक्टिव अपना चेंज करो यार। क्षेत्रवाद चाहे एक देश के प्रति हो, एक प्रदेश के प्रति हो, एक जिले में हो या एक छोटे से गांव को लेकर के आप क्षेत्रवादी हुए पड़े हो, उससे बाहर निकलो। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ में लेकर के आओ। लोगों को, एक इंसान को इंसान की तरह देखना शुरू करो। उसके काम को देखो कि वो अगर काम गलत कर रहा है तो वो गलत है, अदरवाइज वो किस रिलीजन से है, किस देश से है, किस जमीन से है, किस जगह से है, क्या उसकी वेशभूषा है, क्या उसका लैंग्वेज है, उसके आधार पे मत जज करो लोगों को दोस्त। क्षेत्रवाद से निकलने का यही एक जरिया है कि अपने माइंड को ब्रॉड करो दोस्त। अगला टॉपिक है आतंकवाद। ये भी वही चीज है यार कि एक आइडियोलॉजी आपको सिखा दिया गया है कि आप इनको मार दोगे या लोगों को मार दोगे, आतंक फैलाओगे, तुमको ये चीजें मिलेंगी, तुम दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हो अपने आप को। जो आतंकवादी आते हैं वो इस नियत से नहीं आते, इस माइंडसेट से नहीं आते कि उनको बच करके जाना है। वो आते हैं कि मतलब अब हम मरने जा रहे हैं, अपने ऊपर बम लगा करके फोड़ लेते हैं। किस चीज ने उनको इतना ज्यादा मोटिवेट किया है? डेफिनेटली उन्होंने अपने माइंड में इस तरह की चीजें घुसाई होंगी, उस चीज को वो एकदम कंफर्मली मानते होंगे। फिर इस तरह की कोई अपनी जान देना इतनी आसान चीज नहीं है दोस्त, लेकिन अपनी जान दे देना एक आइडियोलॉजी के लिए ये भी बहुत बड़ी चीज होती है और ये भर दिया जाता है लोगों के अंदर। एंड दैट इज द बेस की बहुत सारे बार ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है। मैं अरशद खान ऑफिशियल पे मैंने अभी कल इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाई डू बैड थिंग विद द नाइस पीपल, विद द गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे हो जाता है? तो देखो, तुम अच्छे लोगों के बेस पर डिसाइड कर रहे हो, वो भी तो बड़ा सोचने वाली चीज है ना। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम अच्छे हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम आइडियोलॉजी, कि तुम इस आइडियोलॉजी को मान रहे हो, तुम्हारा धर्म वो है, तुम्हारा सोच का तरीका वो है, तुम्हारी वो आइडियोलॉजी, तुम उसको मान रहे हो तो अच्छा है। तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो नहीं मान रहा है वो बुरा है, तुम उसको मार दोगे क्योंकि वो कुछ और आइडियोलॉजी को फॉलो करता है।
दैट्स नॉट राइट ना दोस्त। आतंकवाद के पीछे वही चीज़ है, आइडियोलॉजी है, एक बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं जो इस तरह की आइडियोलॉजी फिक्स करती हैं आपके माइंड में और आप इस तरह के क्राइम करते हो। तो इससे निकलने का तरीका क्या है कि आप सोचने लायक बन जाओ। कोई और आपको कुछ कह रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ चीज़ें आपको बता रहा है एंड यू ब्लाइंडली, मैं कुछ नहीं देखूंगा, अब मैं जा रहा हूँ ये करने, ऐसा ना करो। अपने आप को सोचो, आंखें खोल करके देखना स्टार्ट करो चीज़ों को। ओके, तो आतंकवाद हो गया, सांप्रदायिकता, ये भी चीज़ें हैं वही सेम रिलीजन को लेकर के दोस्त। तलाक मतलब क्या, कोई शादीशुदा लोग हैं उनको एक दूसरे की कंपेटिटिव नहीं हो पाए हैं, किसी वजह से उन्होंने बेस्ट नहीं चूज कर पाए हैं, तो उनको अलग होना है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको अलग होना है। तो अलग होने का एक तरीका है तलाक। मुस्लिम तलाक क्या है, हिंदू तलाक क्या है, क्या कोर्ट इस पर कह रहा है, उसके बारे में बात करना। भ्रष्टाचार क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है भ्रष्टाचार, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। सभी क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही चीज़ है कि ये चीज़ क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि समस्या है, समस्या को ठीक कैसे किया जाए ये बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ जो चीज़ें हैं इसको कारण और इसकी विशेषता या उसमें क्या रीजन है वो पूछा गया है। तो कोई भी समस्या हो दैट कैन बी सॉल्व्ड विद द राइट अंडरस्टैंडिंग। जब आप अपने आप को रख करके बिना किसी आइडियोलॉजी के, बिना किसी चीज को सामने रख करके अपने आप से डायरेक्टली पूछना स्टार्ट करोगे कि आप जो रिलीजन को मानते हो, जिस आइडियोलॉजी को मानते हो, उसको पीछे छोड़ करके अपने आप से पूछोगे, तुम्हें सही जवाब मिलेगा दोस्त। तो आपने अगर इन टॉपिक्स को कवर कर लिया दोस्त, इन सभी पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया, इन टॉपिक्स को आप कवर कर लो, आप 100% एक बहुत बेहतरीन नंबर लेकर के आओगे। और जो मैं आइडियोलॉजी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो माइंडसेट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये माइंडसेट अगर आपके अंदर आ गया, ये क्वेश्चन क्या, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, यू विल बी एबल टू आंसर। क्योंकि आपको अगर आइडियोलॉजी आ गई, आपको समझ आ गया, आपका माइंड ब्रॉड हो गया, आप हर एक चीज को अलग अलग एंगल से देखने की ताकत रख सकते हो। अदरवाइज आप फंसे रहोगे एक छोटे से इतनी सी चीज में। दुनिया, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम उसमें चिंदी से इंसान है और उस इंसान में भी चिंदी चिंदी रिलीजन बना लिए हैं, उसमें भी देश है, जाति, धर्म, कास्ट, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या दोस्त। उससे ऊपर उठो, अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाओ। ऐसे इंसान बनो कि जहां से लोग आपको देख करके प्यार करना सीख सकें, नफरत करना नहीं दोस्त। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।